अक्सर ये पूछा जाता है कि थिएटर से दर्शक कहाँ गायब हो गए हैं और क्यों गायब हो गए हैं। थिएटर से ऑडियंस जो है वो क्यों गायब हो गई। और मेरी अपनी समझ ये है कि थिएटर से ऑडियंस इसलिए गायब हुई है क्योंकि हमारी फिल्मों से कहानियाँ गायब हो गई हैं। हमारी फिल्मों से कहानियाँ गायब हो गई हैं। तो कसूर ऑडियंस का नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिनकी जिम्मेदारी है अच्छी कहानियाँ पर्दे पे लाना। और जहाँ तक कहानी का सवाल है, आज की तारीख में जो देश बेहतर कहानियाँ कह सकता है वो एक तरह से दुनिया पे शासन कर सकता है। उदाहरण में दूं तो आपको बात समझ में आएगी कि अमेरिका को हॉलीवुड ने जिस तरह बेचा है दुनिया भर में, आज हम अमेरिका को जैसा जानते हैं, जिस तरह से जानते हैं, जो छवि है अमेरिका की, वो हॉलीवुड की वजह से है। हॉलीवुड की फिल्मों ने अमेरिका को बेचा है दुनिया भर में। तो आज जो सुपर पावर बनी है हॉलीवुड अमेरिका, उसके पीछे हॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, उसकी फिल्मों का हाथ है। चाहे उनके हीरो हो, उनकी हीरोइनें हो, उनके किरदार हो, उनकी लाइफस्टाइल हो, उनकी समृद्धि हो, उनकी ताकत हो, उनके हथियार हो। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि अमेरिकन सरकार जो है हॉलीवुड को सपोर्ट करती रही है हमेशा। उदाहरण एक दूं कि वियतनाम के वार के बाद अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट कम हो गया था, भर्तियां नहीं हो रही थी। नौजवान अमेरिकन जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं कर रहे थे। हॉलीवुड ने बनाई फिल्म टॉप गन, टॉम क्रूज़ की टॉप गन जो है वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट कम हो गया था। और उसके बाद जैसा इतिहास कहता है, रिक्रूटमेंट का जो हाल हुआ, जो लड़के भर्ती होने शुरू हुए, क्योंकि टॉप गन ने एक ऐसी लाइफ स्टाइल, एक ऐसा एटीट्यूड बेचा, ऐसा तेवर बेचा, और उस तेवर के माध्यम से अमेरिका को बेचा कि ये अमेरिका है जो टॉप गन है। तो जो हॉलीवुड कर सकता है अमेरिका के लिए, क्या भारत की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे आप हिंदी सिनेमा कहते हैं या जो भी कह लें, भारत के लिए नहीं कर सकती? भारत को दुनिया भर में नहीं बेच सकती कि भाई भारत की छवि जो बने एक सुपर पावर की तरह? और हमारे पास संपदा अथाह है। हमारे पास जितनी संपदा है दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। जो सांस्कृतिक संपदा है, आर्थिक तो अब हुई है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, साहित्यिक है, हर तरह से है। अमेरिका तो जुम्मा अभी खाली हुए 300 साल अमेरिका को अस्तित्व में आए, सिर्फ 300 साल हुए हैं। तो भारत के मुकाबले अमेरिका इज जस्ट ए टीनेजर, क्योंकि भारत हजारों साल पुराना है। भारत हजारों साल पुराना है। इतिहास के हिसाब से भी कई 10-15 हज़ार साल का इतिहास मिलता है, लिखित इतिहास हमारे पास। और कहानियाँ, लोक कथाओं से लेके हमारी जो मैथोलॉजी है, वो कथाएं, इतिहास की कथाएं, हमारा पंचतंत्र, जानवरों की कहानियाँ, कथाओं के मामले में हम जितने समृद्ध हैं, दुनिया का कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है समृद्ध इतना। उन्हें कहानियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। अमेरिका में चूँकि मैथोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई हनुमान नहीं है, कोई रामकृष्ण नहीं है, कोई शिव नहीं है, कोई गणेश नहीं है। उन्हें इन्वेंट करना पड़ता है। स्टार वॉर या दूसरी जो साइंस फिक्शन फिल्में हैं, अमेरिका को साइंस फैंटेसी इन्वेंट करनी पड़ती है क्योंकि उनकी जड़ों में मैथोलॉजी नहीं है, उनकी जड़ें ही नहीं हैं। हमारे पास तो जड़ें इतनी मजबूत हैं। हमारी कहानियाँ जहाँ से आती हैं, हमारी जड़ों से आती हैं।
जिन जड़ों में रामायण है, महाभारत है, पंचतंत्र है, सारी लोक कथाएँ हैं, इतनी सैकड़ों भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी लोक कथा है, हर भाषा का अपना इतिहास है। इतनी समृद्धि के बावजूद हमारी कहानियों में वो बात क्यों नहीं आ रही है? हमारी फिल्मों में वो बात क्यों नहीं आ रही है जो सबूत दे कि हाँ भाई, हम भी सुपर पावर बन सकते हैं? जैसा हॉलीवुड ने अमेरिका को बेचा, जिसे कुछ दूसरे लोग बॉलीवुड कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो हिंदी सिनेमा कहना पसंद करूँगा। हिंदी सिनेमा भी भारत को उसी तरह से दुनिया भर में भारत की छवि बनाने के लिए भारत को बेच सकता है कि भारत ऐसा है। भारत के मूल्य, भारत के आदर्श, भारत की संस्कृति, भारत जो है, और भारत क्या है आपको शायद यह अंदाज़ा नहीं होगा। हमारे वेदों में है कि भारत शब्द का मतलब क्या है। भा यानी प्रकाश, रथ यानी लगा हुआ। भारत यानी प्रकाश की खोज में लगा हुआ, किसी और देश की धरती की खोज में नहीं, किसी दूसरे देश की संपदा की खोज में नहीं, किसी दूसरे पे कब्जा करने के लिए नहीं, प्रकाश की खोज में, ज्ञान की खोज में। वह हमारे भारत ने अपने नाम में, हमारी जड़ों में डाल दिया है। ये हमारा आदर्श है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा मूल्य है कि हमारा मूल्य है प्रकाश की खोज, किसी दूसरे देश पे कब्जा करने की खोज नहीं, हमला करके जीतने की खोज नहीं, वो हमारी भाषा नहीं है। तो हमारे पास भी बहुत कुछ है देने के लिए, अगर हम दे सकें। अब ये जहाँ तक ये वर्कशॉप का सवाल है, इसके पहले मैं कुछ साल पहले तक तो मैं रेगुलर लेता था वर्कशॉप, 3 महीने की वर्कशॉप। शायद ये अकेली स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप है मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में एक तरह से, जो एक आइडिया से शुरू होके बाउंड स्क्रिप्ट तक आपको ले चलती है। बाउंड स्क्रिप्ट तक ये 3-4-5 रोज़ की जो स्क्रिप्ट राइटिंग की वर्कशॉप होती है, सब लोग जानते हैं, होती है, लोग जाते हैं, पैसा दे देते हैं, वापस आते हैं, फिर कहानी ख़त्म। उसके बाद वो कहानी ख़त्म हो जाती है। जब तक आपके हाथ में एक बाउंड स्क्रिप्ट ना हो, आपके आइडिया को डेवलप करके की हुई, तो मतलब क्या वर्कशॉप का। इसलिए ये मैंने वर्कशॉप 3 महीने के लिए रखी है, ताकि आप अपने आइडिया के साथ आएँ और उसको मेरे साथ डेवलप करके आखिर 120 पेज की, 25-30 पेज की स्क्रीन जो है, बाउंड स्क्रिप्ट आपके हाथ में एक सैंपल ऑफ वर्क होना चाहिए कि आप दिखा सकें कि देखो मुझे लिखना आता है, और आप चाहो तो मैं इस पे आप फिल्म भी बना सकते हो सकता है वो बिक जाए, नहीं भी बिके तो आपके हाथ में एक सबूत तो है। जैसे आप डिग्री लेते हैं, आपके हाथ में एक डिग्री आती है जब आप करते हैं ग्रेजुएशन, बीए के बाद, एमए के बाद आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है कि हाँ मैंने किया है। बाउंड स्क्रिप्ट आपकी डिग्री है जो दूसरी कोई वर्कशॉप नहीं देती। वो डिग्री एक पेज में नहीं होती, वो 120-30 पेज की जो स्क्रीन प्ले है, बाउंड स्क्रिप्ट आपके हाथ में दिखाने के लिए होनी चाहिए कि हाँ मैंने लिखा है, मुझे लिखना आता है। दूसरी बात ये है कि ये जो वर्कशॉप है ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप होगी। राइटिंग जो है बड़ा अकेले का काम है, अकेले आप बैठ के लिखते हैं अपने घर में या कहीं भी लिखते हैं, वो अकेले का काम है, और अकेले आप उतने शक्तिशाली नहीं होते। ज़रूरी होता है कि आपके साथ कोई हो, जस्ट एज ए रिएक्शन, जस्ट एज ए बाउंस बोर्ड, कि बताए कि हाँ यार ये कुछ मामला ढीला लग रहा है, या यहाँ थोड़ा सा होल लग रहा है, यहाँ थोड़ा ये हो सकता है, यहाँ थोड़ा वो हो सकता है। और ये मैंने फिल्मों में सीखा है कि जैसे सुभाष घई हैं, सुभाष घई के साथ जब काम किया, सौदागर, खलनायक, इन फिल्मों में सुभाष घई स्क्रिप्ट जो है आपकी घर की नौकरानी को सुनाते हैं, क्योंकि वो भी ऑडियंस तो है ना, वो भी ऑडियंस है, वो भी पैसा खर्च करके आपकी फिल्म देखने वाली है। घर के नौकरों को स्क्रिप्ट सुनाते हैं कि बता ठीक लग रहा है, कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, और उनको फीडबैक मिलता है
इस वर्कशॉप में क्या है, अब एडवांटेज क्या है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 20-25 जो दूसरे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट आपका को राइटर है, नॉट ओनली द टीचर, सिर्फ टीचर ही नहीं, स्टूडेंट भी जो 20-25 स्टूडेंट हैं सब एक दूसरे के को राइटर हैं। सबका फीडबैक आपके काम पे आएगा और आपके काम को बेहतर बनाएगा। हर फीडबैक आपके काम को बेहतर बनाएगा। इस वजह से भी ये वर्कशॉप थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ 20-25 स्टूडेंट जो है आपके साथी स्क्रिप्ट राइटर, आप उनके काम पे फीडबैक दे रहे हैं, वो आपके काम पे फीडबैक दे रहे हैं, और टीचर तो फीडबैक दे ही रहा है, वो तो है ही है उस काम के लिए। तो ये जो एडवांटेज है कि 20-25 दूसरे राइटर्स का सपोर्ट आपको मिलता है, उनका फीडबैक मिलता है, और उसका फ़ायदा आपको स्क्रिप्ट में होता है। क्योंकि जो अकेले लिखने की जो बात है, यू मे बी ए वेरी गुड राइटर बट एवरीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, सबसे गलतियां हो सकती हैं, कुछ छूट सकता है जो आपके निगाह में ना हो। तो ये भी एक एडवांटेज है। एक और बात यह है कि हॉलीवुड में भी ख़ास तौर से जो स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, सिड फील्ड ने लिखी है, स्टीव मैकी ने लिखी है, मगर ये किताबें उन लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने कोई फिल्म नहीं लिखी, जिनके नाम पे कोई फिल्म नहीं है। और अक्सर जो लेखक जो हैं जिनको काम नहीं मिलता हॉलीवुड में, वो स्क्रिप्ट राइटिंग की वर्कशॉप करना शुरू कर देते हैं, किताबें लिख देते हैं। ये शायद पहला उदाहरण है जब एक रेगुलर प्रोफेशनल राइटर जो है, जो अभी भी लिख रहा है, वर्कशॉप कर रहा है, जो 50 फिल्मों के बाद भी अभी भी वो काम कर रहा है और वो अपने वर्कशॉप ले रहा है। तो ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर एक सपना था कि जो कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिला, मैंने काम करते करते सीखा है, मेरा कोई गुरु नहीं था। मैंने एक्चुअली मैं जब पहली बार आया 86 में, मैंने बड़ी कोशिश की जावेद साहब से मिलने की, मिल नहीं पाया मैं। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिर इत्तेफाक से जैसे मुझे काम मिलता गया और मेरी फिल्में हिट होती गई, तो काम करते करते मैं सीखता गया। तो एक्चुअली मैंने किसी किताब से नहीं सीखा है, मैंने काम करते हुए सीखा है, इन एक्शन, ऑन द सेट, इन सिटिंग, कि क्या मुश्किलें आती हैं, क्या उलझनें आती हैं, उसके क्या रास्ता निकाला जाता है। और वो सब कुछ मैं दे के जाना चाहता हूँ, क्योंकि ले के तो जा नहीं सकता मैं। अभी मेरी उम्र 80 साल की है, अभी मेरे पास कितना समय है मुझे पता नहीं, मगर अब ये है कि मेरे पास जो भी समय है, लिखने के साथ साथ वो सब कुछ मैं दे के जाना चाहूँगा लोगों को, नए युवा राइटरों को, लेखकों को, कि अगर उनके किसी काम आ सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है अपने अनुभव से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, उसमें बहुत कुछ है जो लोगों की मदद कर सकता है। ख़ास तौर से इस बात में कि आखिर थिएटर से ऑडियंस क्यों गायब हैं, और ऑडियंस को कैसी कहानियाँ वापस थिएटर में ला सकती हैं, कैसी कहानियाँ ऑडियंस को वापस दोबारा थिएटर में ला सकती हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लेखक है, नए लेखक खास तौर से, अगर किसी को ये लगता है कि उन्हें वर्कशॉप की ज़रूरत क्या है, बिल्कुल लग सकता है। एनीबडी कैन थिंक कि हाँ भाई, आई एम परफेक्ट, आई डोंट नीड टू लर्न, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं। सीखना है तो फिर बहुत सारी किताबें हैं अमेरिकन, जो हॉलीवुड के राइटर्स ने लिखी हुई, और मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, हॉलीवुड के लेखकों की सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं बताऊंगा आपको, वो कोई हमारे किसी काम की नहीं है। इस बात पे सन 2007 में सिड फील्ड से, जिनको हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग का महान गुरु कहते हैं,
अब वो जीवित नहीं है, मगर मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने कहा कि हमारी फिल्मों का व्याकरण अलग है, हमारी स्टोरी टेलिंग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आती है, एरिस्टोटल से नहीं आती। इसलिए आपका जो ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। और आप लोग जो हंसते हो कि हमारे हर फिल्म में गाना भी होता है, कॉमेडी भी होती है, नाच भी होता है, एक्शन भी होता है, ड्रामा भी होता है, सब होता है, क्योंकि हमारी कहानियाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आती हैं, एरिस्टोटल से नहीं आती। बल्कि हॉलीवुड की फिल्में इस मामले में गरीब हैं। वहाँ अगर कोई म्यूज़िकल है तो सिर्फ म्यूज़िकल है, कोई कॉमेडी है तो सिर्फ कॉमेडी है, कोई एक्शन है तो सिर्फ एक्शन है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारी फिल्में जो हैं वो जैसा हमारा भोजन है, थाली, रोटी सब्जी दाल चावल अचार चटनी रायता, जब मतलब सब कुछ चाहिए, पापड़ वापड़, एक एंड में हरी मिर्ची भी चाहिए। हमारे संस्कार जो है वहाँ से आते हैं। हमारा भोजन, हमारी फिल्में आपस में मिलती जुलती हैं। और अगर किसी फिल्म को संतुष्ट करना हो ऑडियंस को, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें वो थाली वाला स्वाद है कि नहीं है, क्योंकि वो हमारे व्याकरण है, वो मैंने इन्वेंट किया नहीं है, वो भरत मुनि जो हैं वो इन्वेंट करके गए हैं। अभी मैं कहानी सुना रहा था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में, बड़ी अद्भुत कहानी है और आपको जाननी चाहिए। जब चारों वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कहानी ये कहती है कि ब्रह्मा को बड़ी चिंता हुई कि यार ये जो वेद हैं ये तो सिर्फ स्कॉलर के लिए हैं, जो विद्वान हैं, जो महापंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए है, वही समझेंगे इस वेदों को। आम जनता का क्या? आम जनता को जीने का सूत्र कहाँ से मिलेगा? आम जनता को जीने का सूत्र कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने घोषणा की भाई कुछ करो, आम आदमी के लिए कुछ करो। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। कहानी ये कहती है कि ब्रह्मा इतने खुश हुए, और श्लोक है पूरा कि भरतैन मितस्ते शाम प्रख्यातो भरता वय यदिदम भारते वर्षे मनुना सुप्रकाशितम। अय भरत, तूने इतना बढ़िया काम किया है यार, तेरे नाम पे, भरत के नाम पे मैं इस देश का नाम भारतवर्ष रखता हूँ। जब उस वक्त नाम आर्यावर्त था, जब ये कहानी सामने आई, आर्यावर्त को बदलकर भारतवर्ष किया गया, क्योंकि नाउ भारतवर्ष का मतलब कि एक कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, कहानी लिखने वालों का देश, कहानियाँ, फिल्में, थिएटर बनाने वालों का देश। बल्कि अभी हाल तक जो रंगकर्मी थे थिएटर के, उनको बोलते थे भरत, उनको भरत की संज्ञा दी जाती थी कि वो भरत हैं, जो रंगकर्मी हैं, थिएटर के लोग हैं। तो हम ऐसे मुल्क से के नागरिक हैं जिसके नाम में ही है कि हम कहानी कहने वाले देश हैं, भारतवर्ष। तो ऐसे मुल्क में कहानी अगर कमज़ोर पड़ती है तो क्यों पड़ती है, इसकी खोज होनी चाहिए, इसके बारे में बात और चिंता होनी। मेरी चिंता वही है कि कहानी को वापस जीवित कैसे किया जाए हमारी फिल्मों में, और इसके लिए वर्कशॉप है। और एक हाल में मैं एक भी घटना पढ़ रहा था कहीं कि मेरे ख्याल शशि थरूर ने कहीं कहा है कि आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली देश वो नहीं है जिसके पास सबसे बेहतर हथियार हैं, बल्कि वो है जिसके पास सबसे बेहतर कहानियाँ हैं। आज जो देश बेहतर कहानियाँ कह सकता है, वही देश सबसे बेहतर, सबसे सुपर पावर, आप जो भी कहना चाहें वो बन सकता है। उदाहरण मैंने पहले ही कहा कि उदाहरण है अमेरिका। हॉलीवुड ने अमेरिका को एक सुपर पावर बनाया है। आज भी जो सम्मान है अमेरिका का दुनिया में एज ए सुपर पावर, ठीक है, उनकी बाकी बातें अलग हैं, मगर जो सम्मान है, जो इमेज उनकी देखी जाती है, उनकी फिल्में जो सारी दुनिया में चलती हैं, सारी दुनिया में चलती हैं हॉलीवुड की फिल्में।
क्योंकि हॉलीवुड ने अमेरिका को बेचा है पूरी दुनिया में, उनकी जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को, उनकी समृद्धि को, आप जो भी नाम दें। तो इसलिए ये वर्कशॉप जो है एक अवसर है, अवसर का लाभ उठाना आपके ऊपर है। मैं हूँ वहाँ पे, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, जितना कुछ मेरे पास है, अनुभव है, जानकारी है, सूचना है, जो भी है वो मैं देने को तैयार हूँ। क्या आप लेने को तैयार हैं, सवाल ये है। और अगर आप तैयार हैं तो आपका स्वागत है।